भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे भाषा क्या है, लिपि क्या होती है और इसका व्याकरण में क्या उपयोग है और कैसे उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, भाषा। ठीक, जैसे मैं आप लोग से बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कैसे, भाषा के माध्यम से। मेरी भाषा कौन सी है, हिंदी। आप लोग अपने घर में बात करते हैं अपने माता पिता से, भाई बहन से, या पड़ोस में अपने दोस्तों से, तो कैसे बात करते हैं, भाषा के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को प्रकट करना ही भाषा है। क्या है, भाषा एक साधन है। साधन मतलब आप लोग समझते हैं, साधन। जैसे हम तो यहाँ हैं लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कैसे, ये कुछ किसी साधन के द्वारा। वो साधन क्या है, मोबाइल है, इंटरनेट है और वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये सब क्या है, साधन है। तो वैसे ही भाषा क्या है, भाषा वह साधन है, साधन या माध्यम। ठीक, भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, भाषा एक साधन है। कैसा साधन है, अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को प्रकट करना और बताना। ठीक, जैसे कि आप लोगों को क्या है, खेलने जाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी से, पिता से पूछते हैं ना, क्या मम्मी, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, तो मम्मी बताती है ठीक है जाओ। तो ये क्या है, हमने भाषा के माध्यम से ही उनसे पूछा है। और क्या पूछा है, जो हमारे मन में जो विचार आ रहे थे, भाव आ रहे थे, भाव क्या था, खेलने जाने का, तो हमने पूछ लिया, वो क्या हुई, भाषा। तो अभी हमने समझा भाषा के बारे में। भाषा क्या है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरे को प्रकट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रकट करना। भाषा को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है, मतलब दूसरे को बताया जाता है। तो कैसे बताया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं भाषा के रूप। जैसे हम किसी को भी अपने मन के विचारों भावों को भाषा के माध्यम से बताते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो 3 प्रकार से बता सकते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है, एक जो मैं कर रहा हूं अभी आपको सामने, बोल के, कैसे, बोलकर। दूसरा कैसे, जैसे एक ग्रीन बोर्ड पे मैं लिखा हूं ना, ये भाषा व साधन है, माध्यम है। ठीक, तो ये क्या है, दूसरा माध्यम क्या हो गया, लिख के। अब आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मेरे हाथ भी चल रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ये भी चल रहे हैं। या फिर आपने देखा है, जैसे किसी को बुलाया जाता है, बहुत दूर खड़ा है, हम बोलते हैं सुनाई नहीं देगा उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, इशारा करते हैं। या छोटे बच्चे होते हैं घर में, वो भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग कैसे उनसे बात करते हैं, इशारों में। कैसे, जैसे गोद लेने के लिए क्या करते हैं, आ जाओ। या किसी दूसरे को बुलाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। दूर जाने के लिए ऐसे इशारा करते हैं। या फिर अपने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा होगा, लाइटें होती हैं, ग्रीन और रेड और येलो, यानी कि लाल, पीली और हरी बत्ती होती है। तो क्या है, उसके माध्यम से वो संकेत है। लाल बत्ती जलती है तो हम लोग रुक जाते हैं, हरी बत्ती जलती है तो हम लोग चलने लगते हैं। तो किसी ने हमसे कहा नहीं है कि अब चलो, लेकिन क्या है, हम लोग संकेत देखे और संकेत के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, तीसरा, सांकेतिक भाषा। ठीक, तो ऐसे भाषा के कितने रूप हो गए, 3। एक तो बोल के मतलब उसको क्या कह सकते हैं, मौखिक। तो पहला रूप क्या है, मौखिक भाषा। दूसरा रूप है जो अभी मैंने किया है, ग्रीन बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, दूसरा है लिखित भाषा। और तीसरा सांकेतिक भाषा, जो मैंने अभी बताया है। हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा के रूप। भाषा के कई कौन कौन से रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो पहला क्या है, मौखिक भाषा।
मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों और भावों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। क्या है? जब हम अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे हम लोग देखते हैं न्यूज, देखते हैं ना टीवी पे, वो क्या है? वो लोग बोलते हैं ना, तो क्या हो गया? मौखिक भाषा। या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, मुख से बोल के जो पढ़ा रहे हैं वो क्या हो गया? मौखिक भाषा। जबकि लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे मैंने अभी बोलकर आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या है? लिखित। जैसे मैंने ये लिख के आपको बता रहा हूँ, क्या लिखा मैंने? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक। तीसरा रूप क्या है? तीसरा रूप देखेंगे हम लोग, क्या है? सांकेतिक भाषा। दो रूप तो हमने देख लिया, तीसरा सांकेतिक भाषा है। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी बताया ना ट्रैफिक सिग्नल पे, वो क्या है? सांकेतिक भाषा। उसमें कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, बस संकेत होता है किसकी? लाइट की। हरी लाइट होती है तो क्या होता है? चले जाना है, चलते रहो। वैसे ही क्या है? जब हम अपने विचारों को संकेतों और इशारों द्वारा प्रकट करते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे हमने देखा होगा कि जो बच्चे या जो हमारे घर में आस पड़ोस में देखते हैं, जो लोग कम सुनते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, उनको क्या कैसे बताया जाता है? संकेतों के द्वारा। ठीक। तो भाषा कितने रूप हो गए? 3 रूप। पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा और तीसरा हो गया भाषा। भाषा के रूप हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? मातृभाषा क्या होती है, प्रादेशिक भाषा क्या है, बोली और उपभाषा के बारे में। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि मातृ मतलब माता और भाषा, ठीक, यानी कि माता की भाषा। इसका अर्थ क्या हो? माता की भाषा, अर्थात माता पिता व परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, जिसे बच्चा सबसे पहले सीखकर बोलता है, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अर्थात बच्चा जो सबसे पहले बच्चा जिस भाषा को बोलना प्रारंभ करता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। और बच्चा कौन सा भाषा सबसे पहले बोलेगा? जो भाषा उसके परिवार के सदस्य बोलेंगे, जो उसके माता पिता बोलेंगे, वही बच्चा देखकर सबसे पहले वो भाषा सीखता है। तो उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। अर्थात माता पिता और परिवार की भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक। अब है प्रादेशिक भाषा। जैसे मातृभाषा वैसे प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक यानी कि प्रदेश। प्रदेश प्रादेशिक बना कैसे? प्रदेश में एक प्रत्यय लगा के प्रादेशिक बना है। ठीक। तो प्रादेशिक यानी कि प्रदेश की भाषा। जैसे हमारा प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। वैसे ही यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी। ठीक। तो वैसे ही किसी भी प्रदेश यानी कि जो भाषा किसी प्रदेश में बोली जाती है प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अर्थात किसी भी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की क्या हो गई? हिंदी। बिहार की क्या हो गई? मैथिली, या बोल सकते हैं बिहारी हिंदी। उसके बाद बंगाल का है, बंगाल की है बंगाली। फिर के वैसे ही तमिलनाडु की हो गई तमिल। ठीक। तो ये हो गए प्रादेशिक भाषा। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे बोली। बोली जैसे भाषा है वैसे ही बोली भी होती है। लेकिन क्या है? बोली क्या होती है? भाषा का
अल्प विकसित रूप होता है। ठीक, इसमें क्या है, बोली अगर बहुत बृहद क्षेत्र में बोली जाने लगे और उसमें साहित्य लिखे जाने लगे तो उसको वो भाषा के रूप ले लेती है। लेकिन बोली कब तक रहती है, जब तक उसको सीमित क्षेत्र में बोला जाए, उसमें कोई विशेष साहित्य की रचना न की जाए या न की गई हो, उसे बोली कहते हैं। तो देखेंगे क्या है, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है जिसका प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में किया जाता है। जैसे क्या है, बिहार में मैथिली है और भोजपुरी है। ठीक, ये क्या है, बोली है। ठीक, अभी हमारे भारत देश में कुल कितनी बोलियां हैं, 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उपभाषा। बोली और भाषा दोनों के बीच में या दोनों के बीच जो भाषा है वो क्या है, उपभाषा। अर्थात जो भाषा से कम और बोली से अधिक क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। ये भाषा का ही एक छोटा रूप होता है, किसी भाषा का छोटा रूप होता है। अब इसमें क्या है, इसमें उपभाषा में साहित्य की रचना भी की जा सकती है, जबकि बोली में न के बराबर है या नहीं की जा सकती। ठीक, इसमें बोली में क्या, गीत लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं बोली में, लेकिन साहित्य की रचना नहीं की जाती है। लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना की जा सकती है। तो उपभाषा क्या है, बोली की तुलना में उपभाषा कुछ अधिक बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। उपभाषा में साहित्य की रचना भी की जा सकती है। ठीक, तो क्या हो गया, बोली से का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और उस सीमित क्षेत्र में बोली जो बोली जाती है उससे अधिक क्षेत्र में अगर कोई बोली बोली जाए तो क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है। और उपभाषा भी अगर उससे बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे तो वो क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। तो सबसे पहले क्या बनता है, बोली, उसके बाद फिर उससे जो विकास होता है तो क्या बनता है, उपभाषा, और फिर उपभाषा का भी जब विकास होता है तो फिर वो भाषा बन जाती है। ठीक, अब हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, जो भाषा विश्व के अधिकांश देशों में बोली जाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अर्थात जो भाषा विश्व के अधिकांश देशों यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों में जो भाषा बोली जाती है या पढ़ी जाती है, समझी जाती है, उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर मतलब राष्ट्रीय और अंतर यानी कि 2 राष्ट्रों से अधिक, मतलब 2 राष्ट्रों के बीच या 2 राष्ट्रों से अधिक। ठीक, तो जो भाषा विश्व के अधिकांश देशों या 2 से अधिक राष्ट्रों या देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में जैसे कि उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, भारत में, पाकिस्तान में। ठीक, उर्दू, फारसी और फिर अंग्रेजी हो गई। तो वैसे ही क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई, 2 से अधिक देशों या अधिकांश विश्व के अधिकांश देशों में बोले जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की सरकारी कामकाज की भाषा होती है जिसे उस देश के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहते हैं। ठीक, जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है या राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक, तो हिंदी भारत की राज्यसभा है। अब हिंदी को राजभाषा कब मान्यता दी गई राजभाषा के रूप में, तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को
अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। ठीक, उसके बाद है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? किसी भाषा को जब लंबे समय से बोला जाता है तो उसमें कुछ अपभ्रंश या कुछ गलतियां आ जाती है। एक ही शब्द को कई तरीके से लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो क्या हो, तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती है। तो उसमें दोनों के अर्थ, दोनों में जो गलतियां होती हैं उनको अलग करके विद्वानों द्वारा एक उसका मानक रूप तय कर दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा। जैसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग खा को ऐसे लिखते हैं, जबकि ये खा नहीं है, ये इसका खा का मानक रूप नहीं है। खा का मानक रूप क्या है? खा का मानक रूप ये। ठीक, तो ये क्या हो गया? मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को मानक भाषा कहते हैं। पढ़ा है भाषा के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? लिपि के बारे में। तो सबसे पहले लिपि होती क्या है? लिपि होती है, जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक, तो लिपि क्या है? ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि है। क्या है? ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने की विधि क्या है? लिपि है। भाषा को कैसे लिखा जाता है? किसी न किसी लिपि के माध्यम से ही लिखा जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा को कैसे लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। अर्थात ये क्या है? हिंदी भाषा है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक, तो इसमें आता है ध्वनि चिन्हों। ध्वनि चिन्ह मतलब होता है क्या? ध्वनि चिन्ह मतलब जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे हम लोग को बोलना है का बोल रहे हैं ना, तो का तो हम बोल रहे हैं, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है? तो का को कैसे लिखा जाता है? ये का। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ध्वनि चिन्ह हो गया। ये ध्वनि तो नहीं है ना, ये एक संकेत चिन्ह है। ठीक, तो क्या हो गया? ध्वनि चिन्ह। अर्थात ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ऐसे ही हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि हो गई देवनागरी। अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश को कैसे लिखते हैं? हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं। कैसे? रोमन लिपि में। जैसे हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रोमन पढ़ते हैं ना, रोमन नंबर। तो क्या है? वो रोमन लिपि है। क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि। ठीक, वैसे उर्दू भाषा की क्या लिपि है? उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि। क्या है? फारसी लिपि। अर्थात उर्दू को कैसे लिखा जाता है? फारसी लिपि में लिखा जाता है। वैसे ही अनेक ऐसे और भाषाएं हैं जिनको किसी न किसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे क्या है? एक भाषा है पंजाबी। पंजाबी को कैसे लिखा जाता है? गुरुमुखी में। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। और एक भाषा हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत। तो संस्कृत को कैसे लिखा जाता है? तो संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। हम लोग देख कर आए, हम लोग लिखते भी हैं। उसमें भी धा होता है, उसमें इसमें भी है, ध्वनि में धा है, उसमें भी का है, इसमें भी का है। अर्थात क्या है? दोनों भाषा की लिपि हिंदी नहीं, देवनागरी ही है। कौन कौन सी भाषा की?
हिंदी की और संस्कृत की। क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक, अर्थात इससे हमने क्या सीखा कि किसी एक लिपि के माध्यम से कई भाषाएं भी लिखी जा सकती है। ठीक, अर्थात लिपि एक ही हो और उसके माध्यम से हम कई भाषा लिख सकते हैं। अंग्रेजी को कभी कभी हम लोग देखते हैं इंग्लिश में, वो हम लोग हिंदी में लिया था, इस ये देवनागरी लिपि में भी लिख लेते हैं। जैसे हम लोग ने देखे होंगे हमारे टीचर्स कैसे, जो हम वर्ड नहीं बोल पाते हैं उनको वो लोग हिंदी में लिख देते हैं, अर्थात इंग्लिश को भी वो लोग देवनागरी लिपि में लिख देते हैं ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सके, समझ सके। ठीक, तो लिपि क्या हो गई? भाषा को लिखने की विधि लिपि होगी। अब हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण है क्या? तो जैसे लिखा गया है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को उसके व्याकरण से शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और साथ ही साथ लिखना भी सीखते हैं। जैसे हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, इसके माध्यम से हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको कि हिंदी को शुद्ध रूप से कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। आगे देखेंगे हम व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, इसका मतलब हुआ कि व्याकरण हम सीखते हैं तो उसके अंग हैं, 3 अंग हैं। इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से हम किसी व्याकरण को सीखना प्रारंभ करते हैं। उसमें कौन कौन सा है? पहला वर्ण विचार, फिर शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अच्छा, वर्ण विचार का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब अक्षर। जैसे कि हम कहते हैं वर्ण का मतलब क्या है? अक्षर मतलब क, ख, ग, ऐसे जो भी ये अक्षर है ये हुए वर्ण। हर भाषा में वर्ण होते हैं, जैसे कि हिंदी में क, ख, ग है और इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में A, B, C और D होता है। ये वर्ण विचार यानी वर्ण है क्या? अक्षर ही वर्ण का होता है। इसमें देखिए वर्ण व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। व्याकरण प्रारंभ ही वर्ण से होता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे शब्द विचार। इसका दूसरा अंग क्या है? शब्द विचार यानी कि शब्द क्या है? शब्द वर्णों, जैसे ये वर्ण है, वर्णों के सार्थक समूह है। क्या है? सार्थक समूह। जैसे कोई भी हम वर्ण लेते हैं, 1, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं या शब्द विचार करते हैं। वो उनका क्या है? अर्थ उनका सार्थक होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे कि हम अगर 3 वर्ण ले रहे हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना क, म और ल। इसमें क्या है? एक वर्ण क हो गया, दूसरा हो गया म और तीसरा क्या हो गया? ल। यानी कि पहला क प्लस म धन ल का जो कमल शब्द बना है वो किन वर्णों से बना है? इन 3 वर्णों से, क, म और ल वर्ण से बना है कमल। अब देखिए सार्थक यानी कि कमल का मतलब कुछ होता है ना। कमल का मतलब क्या है? फूल से। कौन सा? कमल का फूल से, है ना। तो इसका सार्थक अर्थ है, अगर हम इसी वर्णों से अगर कोई और शब्द बनाए, जैसे कि अगर माँ को पहले लेंगे, फिर ल और फिर क, ये शब्द तो बना लेकिन सार्थक अर्थ इसका कोई नहीं है। तो ये इसको हम शब्द या
शब्द विचार नहीं कहेंगे। अगर इन्हीं को कोई मतलब होता है, कोई अर्थ होता है, तो क्या कहेंगे? शब्द। अगर इन्हीं वर्णों से कोई अलग शब्द बनाए और अर्थ न निकले तो वो सार्थक शब्द नहीं होंगे, यानी कि शब्द नहीं होंगे। और इन्हीं तीन वर्णों से और क्या सार्थक शब्द बन सकते हैं? जैसे हम इसको लिखते हैं पहले का, फिर ला, फिर मा, तो ये भी बन गया ना सार्थक समूह। सार्थक समूह बन गया, यानी कि एक शब्द बन गया। कौन सा शब्द बना? कलम। तो ये क्या होगा? इसको हम शब्द कहेंगे। अब फिर क्या आता है? वाक्य विचार। उसके बाद क्या आता है? वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है? वाक्य व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई है, यानी व्याकरण की इससे बड़ी कोई इकाई नहीं है। ये वाक्य बनते कैसे या वाक्य विचार करते किससे? जैसे हमने कहा ना, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाते हैं? शब्द। वैसे ही अब हम शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध, क्या है? शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वाक्य। ठीक, यानी इसका मतलब क्या होता है? सार्थक। सार्थक का समझे, सार्थक मतलब क्या होता है? यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसमें क्या है? क्रमबद्ध। ठीक, जैसे अभी हमने कहा क्या? यह जैसे हमने क्या यहाँ पे ऐसा लिखा ना, कमल। तो इसी इसे यहाँ क्या हुआ? इसी शब्द से हमने एक वाक्य बनाया। ठीक, यह कमल का फूल है। अब इसमें देखेंगे ये क्रमबद्ध। पहले क्या लगा है? वाह, यह, फिर कमल, फिर का, फिर फूल, फिर है। तो इसको क्या कहेंगे? क्रमबद्ध। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं जगह, अगर क्रमबद्ध न करके कैसे भी लिख देते हैं, जैसे है यह कमल फूल का, क्या ये भी एक वाक्य बना ना? लेकिन इसका कोई सार्थक समूह नहीं बनता है या एक विशेष अर्थ नहीं निकलता है। जैसे क्या बना है? यह कमल का फूल। इन दोनों में कौन सा सही है? ये, क्योंकि ये क्रमबद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, और ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ? ये इसी भी ये क्या शब्दों के सार्थक समूह और सार्थक और क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक, तो ये हो गए वाक्य विचार। अच्छा, कहीं कहीं हम लोग को मिलता है क्या? पद विचार भी, लेकिन वो पद विचार, पद यानी कि शब्द ही होता है। शब्द और पद में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जब शब्द होते हैं, इनका प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? पद। जैसे कमल, कमल यहाँ पे क्या है? शब्द है, लेकिन यहाँ पे अगर वाक्य में हम इसका उपयोग कर लिए तो ये क्या हो गया? पद। तो यहाँ कमल को क्या कहेंगे? पद, जबकि यहाँ कमल को कहेंगे शब्द। तो वैसे ही शब्द और पद समान होते हैं, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से यही तीन आपको व्याकरण के अंग होते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे व्याकरण के अंग में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीन व्याकरण के अंग होते हैं। तो इसमें अभी हमने सीखा
वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है, और वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे वर्ण विचार है क्या। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उनके प्रकार तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या किया जाता है कि वर्ण के आकार कैसे होते हैं, उनके प्रकार क्या है और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। हमने व्याकरण में अक्सर पढ़ा होगा कि जैसे क कैसे करते हैं, कंठ से, वैसे ही क्या है उनका उच्चारण स्थान, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है आदि पे विचार किया जाता है और देखा जाता है कि क्या वो व्याकरण की दृष्टि से सही है या गलत है। फिर उसके बाद क्या है, शब्द विचार। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, शब्द विचार में शब्दों के रूप, उनके भेद, महत्व तथा उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात इसमें क्या देखा जाता है कि शब्दों के रूप, शब्द के रूप कौन सा है, ठीक, उनके भेद कौन कौन से हैं, क्या वो विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। फिर उसके अंदर उसके बाद क्या है, उनका महत्व क्या है, वाक्य में उनका महत्व क्या है, ठीक। उसके बाद उनकी उत्पत्ति आदि, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वो तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, या फिर वो किस प्रकार के शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वो अपभ्रंश भाषा से बने, कैसे, ये इसके अंतर्गत देखा जाता है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या उनको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया गया है या उसमें उपसर्ग लगा है, ऐसे। तो इसके अंतर्गत उत्पत्ति में ये देखा जाता है। उसके बाद क्या है, तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या है, वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके संबंध तथा शुद्धता अशुद्धता के साथ साथ विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। शब्द वाक्य विचार में क्या है कि वाक्य के भेद कैसे हैं, क्या वो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। फिर वाक्य के उपभेद, मतलब उसमें वाक्य में कितने उपभेद क्या है उसका। उसके बाद उसके संबंध, यानी कि वाक्य का संबंध किससे है। फिर क्या है, शुद्धता अशुद्धता के आधार पर विराम चिन्ह, ये भी उसके बाद क्या देखा जाता है, क्या वाक्य शुद्ध है और उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग क्या वो सही किया गया है या उसका गलत किया गया है। जैसे इसमें क्या है हमने लिखा है, तो इसमें देखिए क्या है, भेद के बाद कॉमा यानी कि अल्पविराम लगा, फिर भेद के बाद अल्पविराम, ठीक। तो इसमें देखा जाता है कि क्या वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है, उनके भेद कौन से हैं, क्या वो मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। इतना इसके अंतर्गत देखा जाता है। अभी हमने व्याकरण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साहित्य। और साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, किसी भी भाषा के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अर्थात किसी भाषा का संचित कोश होता है वो क्या होता है, साहित्य होता है। यानी कि किसी भाषा को साहित्य के रूप में उसको संरक्षित रखा जा सकता है, ठीक। तो साहित्य की रचना होती है, उसमें उसके प्रकार कौन कौन से। तो साहित्य को दो प्रकार से लिखा जा सकता है या रचना किया जा सकता है। पहला क्या है, गद्य, और दूसरा है पद्य। जैसे गद्य है क्या, गद्य के अंतर्गत हम किसी भी विषय का बिना छंद अलंकार आदि का बिना प्रयोग किए लिखते हैं और बहुत बड़ा या बृहद या छोटा रूप हो सकता है, तो उसको क्या है, गद्य होता है। इसमें कोई भी छंद नहीं होता है, कोई भी अलंकार आदि का प्रयोग बहुत नाम बराबर होते हैं नहीं होता है, ठीक।
तो गद्य के अंतर्गत आता है उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, पद, लेख, जीवनी, संस्मरण, आलोचना आदि गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उपन्यास क्या होता है? देखो पहले क्या होता है? कहानी तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते भी हैं, किताब में भी दिया होता है। तो जो कहानी होती है इसी का बृहद यानी कि बड़ा रूप होता है, वो क्या होता है? उपन्यास होता है। ठीक, कहानी का बृहद रूप क्या होता है? उपन्यास। उपन्यास में क्या है? जैसे कि मुंशी प्रेमचंद का क्या है? गोदान है, गबन है। वैसे ही कालिदास का क्या है? मेघदूतम आदि। ठीक, अब फिर नाटक क्या है? नाटक एक कहानी होता है, लेकिन वो क्या होता है? नाटक को में अभिनय के किसी भी विषय पर अभिनय किया जाता है और अभिनय के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे नाटक कहते हैं। इसमें पात्रों का संवाद आदि होता है। उसमें क्या है? उसके बाद आता है निबंध तो हम अक्सर लिखते हैं किताबों को परीक्षा में, और हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, समाचार पत्र, उसमें भी निबंध आता है, लिखा हुआ आता है। उसके बाद आता है रेखाचित्र क्या होता है? किसी भी व्यक्तित्व के विषय में या बारे में जो विवरण दिया जाता है, या किसी भी पात्र के बारे में जो विवरण दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेखाचित्र करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है पत्र तो हम लिखते ही हैं, पत्र, फिर लेख यानी किसी भी विषय पे लिखना क्या है? लेख। फिर जीवनी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के जीवनी यानी कि उनके जीवन के बारे में लिखा जाता है, वो किसके अंदर लिखा जाता है? इस जीवनी के अंदर लिखा जाता है। उसमें आता है संस्मरण क्या होता है? किसी भी घटना जो पहले घट चुकी है उसको याद करके उसके बारे में विवरण सहित लिखना, पूरा वृत्तांत होना क्या होता है? संस्मरण। उसके बाद आलोचना क्या होता है? अक्सर आजकल हम लोग देखते हैं किसी भी विषय पर क्या होता है? रिव्यू, या फिर रिव्यू होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी मूवी रिलीज होती है उसमें आता है न्यूज़पेपर में या फिर नेट पे पढ़ते हैं हम लोग कि उसके रिव्यू, आलोचना उसमें होता है कि किसने काम सही किया, किसने नहीं किया। तो इसकी क्या है? आलोचना। मतलब किसी भी विषय या कहानी, किसी को विषय में उसको पूरा डिटेल बताना कि क्या उसमें सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए आदि क्या होता है? आलोचना होता है। फिर इसके बाद क्या है? पद्य। गद्य का दूसरा रूप क्या है? नहीं, साहित्य का दूसरा रूप क्या है? पद्य। यानी कि साहित्य को दूसरे पद्य के रूप में भी संचित या लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? दोहे, चौपाइयाँ, सोरठे, छंद, गीत, कविता, प्रार्थना आदि आते हैं। अर्थात पद्य के अंतर्गत कविता हम लोग पढ़ते हैं अक्सर। उसके बाद है दोहे भी आते हैं, जैसे हमने देखा है कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे। ठीक, चौपाइयाँ भी होती है। दोहे में क्या होता है? इसमें 2 लाइनें में लिखी जाती है। और चौपाइयों में क्या लिखा जाता है? चौपाइयों में 4 लाइनें होती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं सोरठे, उसके बाद छंद, उसके बाद गीत तो हम जानते हैं, और उसके बाद कविता, प्रार्थना जो हम लोग असेंबली में करते हैं। ये सब क्या है? पद्य के रूप में। इसकी विशेषता क्या है? पद्य की विशेषता मुख्य रूप से ये है कि पद्य को गाया जा सकता है, यानी कि पद्य गेय होते हैं, मतलब गाया जा सकने वाले। और यही गद्य इसके अंतर्गत इसको क्या है? हम गा नहीं सकते, इसको पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है। ठीक, तो ये है गद्य और पद्य। साहित्य के 2 प्रकार से संचित किया जाता है या लिखा जा सकता है, गद्य के रूप में और पद्य के रूप में।